नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू बूरी। आशीष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हम करने वाले हैं कोरोना कोविड-19 से निपटने के लिए। तो आइए हम इसको विस्तार से इसमें जानेंगे कि कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और ये क्या प्रभावशाली है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो ये हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा, इसकी चुनौतियाँ क्या-क्या रहेगी, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के तहत एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST ने कोविड-19 रोग से ग्रसित मरीजों को नवोन्मेषी उपचार प्रदान करने के लिए एक निर्भीक कदम उठाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तकनीकी रूप से कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी कहे जाने वाले इस उपचार का उद्देश्य किसी बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए ठीक हो चुके व्यक्ति द्वारा हासिल प्रतिरक्षी शक्ति का उपयोग करना है। भारत के शीर्ष प्राधिकारी निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने SCTIMST को यह नवीन उपचार करने के लिए मंजूरी दे दी है। SCTIMST के निदेशक डॉक्टर आशा किशोर ने कहा, हमने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को रक्तदान के नियमों में ढील की अनुमति के लिए एज कट ऑफ हेतु आवेदन किया है। अब बात करेंगे कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है। जब एक पैथोजेन की तरह का नोवेल कोरोना वायरस संक्रमित करता है तो हमारी प्रतिरक्षी प्रणाली एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। पुलिस के कुत्तों की तरह एंटीबॉडीज आक्रमणकारी वायरस की पहचान करते हैं और चिन्हित करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं पहचाने गए घुसपैठियों को संलग्न करती है और शरीर संक्रमण से मुक्त हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह ही यह थेरेपी ठीक हो चुके व्यक्ति से एंटीबॉडी को एकत्रित करती है और बीमार व्यक्ति में समावेशित कर देती है। अब बात करने वाले एंटीबॉडीज क्या होते हैं। व्हाट इज एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज किसी माइक्रोब द्वारा किसी संक्रमण की अग्रिम पंक्ति प्रतिरक्षी अनुक्रिया होते हैं। वे नोवेल कोरोना वायरस जैसे किसी आक्रमणकारी का सामना करते समय बीलिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं द्वारा स्रावित विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी प्रणाली एंटीबॉडीज की रूपरेखा तैयार करते हैं जो प्रत्येक आक्रमणकारी पैथोजेन के प्रति काफी विशिष्ट होते हैं। एक विशिष्ट एंटीबॉडी और इसका साझीदार वायरस एक दूसरे के लिए बने होते हैं। अब बात करते हैं यह उपचार किस प्रकार दिया जाता है। हाउ द ट्रीटमेंट इज गिवन। जो व्यक्ति कोविड-19 की बीमारी से ठीक हो चुका है उससे खून निकाला जाता है। वायरस को बेअसर करने वाले एंटीबॉडीज के लिए सीरम को अलग किया जाता है और जांचा जाता है। कन्वल्सेंट सीरम जो कि किसी संक्रामक रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति से प्राप्त ब्लड सीरम है और विशेष रूप से उस पैथोजेन के लिए एंटीबॉडीज में समृद्ध है को तब कोविड-19 के रोगी को दिया जाता है। रोगी निष्क्रिय प्रतिरक्षण प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर किशोर ने इंडिया साइंस वायर से बातचीत करते हुए बताया कि ब्लड सीरम निकालने
और रोगी को दिए जाने से पहले संभावित डोनर की जांच की जाती है। पहली बात यह है कि स्वाब टेस्ट नेगेटिव होनी चाहिए और संभावित डोनर को स्वस्थ घोषित होना चाहिए। इसके बाद ठीक हो चुके व्यक्ति को 2 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए या फिर संभावित डोनर को कम से कम 28 दिनों तक अलक्षणी होना चाहिए। इनमें से दोनों ही अनिवार्य है। अब हम बात करने वाले हैं ये उपचार कौन प्राप्त करेगा। हु विल बी रिसीविंग द ट्रीटमेंट। डॉक्टर किशोर ने बताया कि आरंभ में हम कुछ ही रोगियों पर इसका प्रयोग या प्रयास कर सकेंगे। वर्तमान में इसकी अनुमति केवल बुरी तरह से संक्रमित रोगियों के लिए सीमित उपयोग हेतु एक प्रायोगिक थेरेपी के रूप में दी गई है। अब हम बात करेंगे ये टीकाकरण से अलग कैसे हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन। यह थेरेपी निष्क्रिय टीकाकरण के समान है। जब कोई टीका दिया जाता है तो प्रतिरक्षी प्रणाली एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। इस प्रकार बाद में जब टीका प्राप्त हो चुका व्यक्ति उस पैथोजेन से संक्रमित हो जाता है तो प्रतिरक्षी प्रणाली एंटीबॉडीज स्रावित करती है और संक्रमण को निष्प्रभावी बना देती है। टीकाकरण जीवन पर्यंत प्रतिरक्षण देता है। निष्क्रिय एंटीबॉडीज थेरेपी के मामले में इसका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक इंजेक्ट किए गए एंटीबॉडीज खून की धारा में रहते हैं। दी गई सुरक्षा अस्थायी होती है। इससे पहले कि कोई शिशु अपना खुद का प्रतिरक्षण तैयार करे, माता अपने दूध के जरिए एंटीबॉडीज अंतरित करती है। अब बात करते हैं इस थेरेपी के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल वान बेहरिंग ने इसकी खोज की थी कि डिप्थीरिया से संक्रमित एक खरगोश से प्राप्त सीरम डिप्थीरिया संक्रमण को रोकने में प्रभावी है। बेहरिंग को 1901 में दवा के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एमिल वॉन बेहरिंग को 1901 में दवा के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। उस समय एंटीबॉडीज ज्ञात नहीं था। कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम प्रभावी था और इसके काफी साइड इफेक्ट भी थे। एंटीबॉडीज फ्रैक्शन को अलग करने में कई वर्ष लगे, फिर भी अलक्षित एंटीबॉडीज और अशुद्धियों के कारण साइड इफेक्ट होते रहे। अब बात करते हैं, क्या यह प्रभावी है? इज इट इफेक्टिव? हमारे पास बैक्टीरियल संक्रमण के खिलाफ काफी एंटीबायोटिक्स है, तथापि हमारे पास प्रभावी एंटीवायरल्स नहीं है। जब कभी कोई नया वायरल प्रकोप होता है तो इसके उपचार के लिए कोई दवा नहीं होती। इसलिए कन्वलसेंट सीरम का उपयोग पिछले वायरल महामारियों के दौरान किया गया है। 2009-10 के H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी के प्रकोप के दौरान इंटेंसिव केयर की आवश्यकता वाले संक्रमित रोगियों का उपयोग किया गया। निष्क्रिय एंटीबॉडी उपचार के बाद सीरम उपचारित रोगियों ने नैदानिक सुधार प्रदर्शित किया। वायरल को बोझ कम हुआ और मृत्यु दर में कमी की जा सकी। यह प्रक्रिया 2018 में इबोला प्रकोप के दौरान भी उपयोगी रही है। अब बात करते हैं, क्या यह सुरक्षित है? इज इट सेफ? आधुनिक ब्लड बैंकिंग तकनीक जो रक्त जनित पैथोजन की जांच करते हैं वह मजबूत है। डोनर एवं प्राप्तकर्ता के खून के प्रकारों को मैच करना मुश्किल नहीं है। इसलिए अनजाने में ज्ञात संक्रमित एजेंटों को
ट्रांसफर करने या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पैदा होने में जोखिम कम है। एससीटीआईएमएसटी की निदेशक डॉक्टर आशा किशोर ने कहा, जैसा कि हम रक्तदान के मामले में करते हैं, हमें ब्लड ग्रुप एवं आरएच अनुकूलता का ध्यान रखना होता है। केवल वही व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है खून दे या ले सकते हैं। खून देने की अनुमति दिए जाने से पूर्व डोनर की सख्ती से जांच की जाएगी तथा कुछ विशेष अनिवार्य कारकों का परीक्षण किया जाएगा। उनकी हेपेटाइटिस, एचआईवी, मलेरिया आदि की जांच की जाएगी, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे रिसीवर को अलग पैथोजेन न हस्तांतरित कर दे। एंटीबॉडीज प्राप्तकर्ता में कितने समय तक बना रहेगा? हाउ लॉन्ग द एंटीबॉडीज विल रिमेन इन द रिसिपेंट? जब एंटीबॉडी सीरम दिया जाता है तो यह प्राप्तकर्ता में कम से कम 3 से 4 दिनों तक बना रहता है। इस अवधि के दौरान बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अमेरिका एवं चीन की अनुसंधान रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा के लाभदायक प्रभाव पहले 3 से 4 दिनों में प्राप्त होते हैं, इसके बाद में नहीं। अब बात करते हैं इससे उभरने वाली चुनौतियां, चैलेंजेस। मुख्य रूप से जीवित बचे लोगों से प्लाज्मा की उल्लेखनीय मात्रा प्राप्त करने में कठिनाई के कारण यह थेरेपी उपयोग में लाए जाने के लिए सरल नहीं है। कोविड-19 जैसी बीमारियों में जहां अधिकांश पीड़ित उम्र दराज है और हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ऐसे अन्य रोगों से ग्रसित है, ठीक हो चुके सभी व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।